आनंद जी, जब तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी आप गाना तो गुनगुनाएंगे ना, बहुत देर कर दी है सनम आते आते। आनंद जी, यदि हरियाणा की बात करें, संगठन आपके पास है नहीं, नेताओं की फूट किसी से छिपी नहीं है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, कैसे कर पाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक कि संगठन की बात है या नेताओं की है, आज आपके मैं जैसे एक मीडिया हाउस में बैठा हूँ, एक आपका एक न्यूज़ रूम में मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। एक बतौर पत्रकार, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हर कोई स्ट्राइव करता है कि पीक पे जाएं। आज अगर 10 मीडिया चैनल्स अगर फतेहाबाद में हैं, तो तरुण जी आप भी चाहेंगे कि आपका चैनल की लोकप्रियता, आपकी न्यूज़, आपकी जो भी कार्यक्रम आप करते हैं वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो। अन्य पार्टियां तो कहती है कि रोहतक विकसित, आप कह रहे हैं विकसित हरियाणा। देखिए, जैसे मैंने आपको जो अपने मेरे पिता के कार्यकाल के कामों की चर्चा करी, अगर विकसित रोहतक होता तो फतेहाबाद में 1200 करोड़ रुपए की जो है धनराशि कैसे लग पाती। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद से कांग्रेस के युवा नेता आनंदवीर सिंह गीलाखेड़ा होंगे। आनंदवीर सिंह गीलाखेड़ा से जानेंगे कि आगामी 25 मई को हरियाणा में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को लेकर जहां भाजपा ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में भी पसीने छूट रहे हैं। बिना संगठन के कैसे वे लोगों के दिल में उतर पाएंगे? बहुत बहुत स्वागत है गीलाखेड़ा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई। सबसे पहले आपकी इस पहल आमना सामना का जो आप कार्यक्रम कर रहे हो बहुत ही लोगों में पॉपुलर हो रहा है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा आपने अवसर दिया। उम्मीद है आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी और एक बड़ी अच्छी हम आपस में वार्तालाप कर पाएंगे। आनंद जी, जब तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी आप गाना तो गुनगुनाएंगे ना, बहुत देर कर दी है सनम आते आते। देखिए तरुण जी, मैं जैसे अभी आने से बात भी हो रही है, एक बड़ी कॉमन डिस्कशन है कि टिकट कब मिल रही है। और हम जब भी लोगों में जा रहे हैं, इतने टाइम से लोगों में उठ बैठ रहे थे, वार्तालाप करते थे, तो मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारी पार्टी के लिए। और ये लोगों में उत्सुकता केवल इस मात्र से नहीं है कि एक जिज्ञासा के रूप में कि भी किसको मिल रही है, किसको मिल रही है। आज वो लिटरली कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं और कांग्रेस को हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में बतौर विकल्प जो है आज देश की जनता देख रही है। और गिने दिनों में लिस्ट भी आ जाएगी। और मैं अपने जो भी हमारे साथी हैं गाँव में, जब हम जाते हैं कोई सुख दुख के कार्यक्रम में कहीं पे भी, तो मैं उनसे अक्सर हंस के ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपको केवल वोट डालना है। और इस बार लगभग पूरे देश का जो मतदाता है वो दो ही बातों पे विभाजित है कि या तो आप मोदी साहब के 10 कार्यकाल से प्रसन्न हैं या आप उनसे नाराज हैं। और जो नाराजगी लोगों के अंदर देखी गई है, आज कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसने एक जो डिस्कशन जो लोगों तक पहुंचानी थी, जो लोगों का एक मुखालफत का, नाराजगी का वोट जो इससे पहले डिवाइड हो जाया करता था, आज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात बड़ी क्लैरिटी है कि जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको सीधा का सीधा जो वोट जो है वो देने जा रहे हैं। बहुत क्लियर है। और लोगों को मैं कहता हूँ आपको केवल वोट मात्र देना और आपका डिसीजन लगभग आप ले चुके हैं। लेकिन एक चुनाव बतौर उम्मीदवार, मतलब कि मेरे पिता बड़े चुनाव लड़े हैं, हमने चुनाव में काफी मेहनत करी है, सारा कुछ किया है, तो मैं जानता हूं कि 2-2 महीने कैंपेन करना कितना डिफिकल्ट होता है। लगातार 5 साल काम करना अलग होता है। जो 15 दिन जो चुनाव के 15 से 20 दिन की जो कैंपेन होती है वो बहुत ज्यादा थका देने वाली होती है। तो मेरे को लगता है कि 1 महीने पहले भी अगर लोकसभा में टिकट मिलती है तो बहुत सही अर्ली टाइम ही होता है। आनंद जी, यदि हरियाणा की बात करें, संगठन आपके पास है नहीं, नेताओं की फूट किसी से छिपी नहीं है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, कैसे कर पाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक कि संगठन की बात है या नेताओं की है, आज आपके मैं जैसे एक मीडिया हाउस में बैठा हूँ, एक आपका एक न्यूज़ रूम में मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। एक बतौर पत्रकार, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हर कोई स्ट्राइव करता है कि पीक पे जाएं। आज अगर 10 मीडिया चैनल्स अगर फतेहाबाद में हैं, तो तरुण जी आप भी चाहेंगे कि आपका चैनल की लोकप्रियता, आपकी न्यूज़, आपकी जो भी कार्यक्रम आप करते हैं वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो, आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो। क्योंकि किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, अगर मैं किसान के तौर पे बात करूं तो अगर इस साल मेरे खेत में 20 क्विंटल का हार्वेस्ट हुआ है गेहूं का, तो नेक्स्ट ईयर मैं चाहूँगा 2200-2500 गाँव में सबसे अच्छा हो। एक कॉम्पिटिटिव है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है
हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर और बहुत लंबे अरसे से चुनाव में राजनीति में सक्रिय लोग हैं। और आज केवल एक आपसी फूट लोगों को एक चर्चा के लिए बड़ी होती है, लेकिन सत्य ये है कि एक महत्वाकांक्षा होना किसी भी नेता की मुख्यमंत्री बनने की, वो कोई बुरी बात नहीं है कि वो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो सही तरीके से मेहनत करेगा, जो अंत में डिजर्व करेगा, अल्टीमेटली मुख्यमंत्री एक ही बनेगा। लेकिन जब तक वो लड़ाई जारी है, जब तक हम जैसे अब चुनाव आएंगे, अब सांसद का चुनाव आ रहा है, तो दोनों कैंडिडेट बराबर भागदौड़ करेंगे। 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिजर्विंग होगा उसको लोग नियुक्त कर देंगे। सिमिलरली पार्टी भी, आज मैं अगर किसी को कहूं कि आप महत्वाकांक्षा ही ना रखो, तो फिर आनंदवीर क्यों घूम रहे हैं? महत्वाकांक्षाएं रखनी कोई बुरी बात नहीं है। संगठन की जहां तक की आपने बात करी, जो भाजपा की अगर आप बात करते हो, तो भाजपा का जो अगर संगठन है, अगर भाजपा को अगर अपने संगठन पे भरोसा होता तो आज 10 में से कम 6 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से उन्होंने लिए। आज जो सिरसा लोकसभा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, वो बात करते हैं हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन जो है वो मौजूद है, तो क्यों नहीं उनको पन्ना प्रमुख से लेके और जिला अध्यक्षों तक लेके और महामंत्री और मंडल, पता नहीं कुमंडल क्या क्या बनाया हुआ है उन्होंने, उन सभी में से एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला कि उन्होंने 5 पार्टी बदलकर आए हुए अशोक तंवर जी को टिकट देने का काम किया। तो एक संगठन की एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलने के लिए हो सकता है कि बहुत एक जरूरत रहती है, पर कहीं ना कहीं अगर आप भाजपा से अगर हमारे उसको कंपेयर करेंगे, कांग्रेस को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास बहुत ही लायक लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं जिनका डायरेक्ट संवाद लोगों से है। आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आज मैं अगर एमएलए का अगर हम चुनाव मेरे पिता लड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक सरपंच जितनी पहुंच जो होती है, सरपंच जितनी रीच है, वो एक विधायक लेवल के आदमी की होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई पार्टी संगठन नहीं बना पाती, फिर भी हम प्रत्येक वर्कर को गांव लेवल पर हम व्यक्तिगत तौर पर उस तक रीच आउट कर सकते हैं और वो हमारे तक आ सकता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की यही जिम्मेदारी होती है। आनंद जी, आप एक युवा नेता हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, कितना सहमत है कि हरियाणा कांग्रेस में आपसी फूट है? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जी। अखबारी चर्चा के लिए, डिस्कशंस के लिए, किसी नुक्कड़ में बैठ के बात करने के लिए बड़ी है, लेकिन कहीं पर भी आप बिलीव कीजिएगा, इंडिविजुअली कोई भी पारिवारिक, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जब जिन नेताओं की जिनकी आप बात कर रहे हो आपसी फूट है, पर्सनल एक दूसरे के कार्यक्रमों में इन्विटेशन मिलता है, बड़ा अच्छा माहौल होता है। केवल और केवल मैं आपको बताऊं, जो फाइट जो है वो केवल और केवल महत्वाकांक्षाओं की है, एक उम्मीद की है कि भी इस बारी मेरा नंबर लग सकता है। तो वो इस तरीके से अपने हलकों में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो कोई किसी को कहता है कि भी अब की बारी भी तुम संगठित हो, मजबूत हो, इस बारी मेरा भी नंबर लग सकता है, मैं मदद करूंगा। और ये मेरे को लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सेक्टर में आप जाओगे तो ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आप कॉर्पोरेट में चले जाएं तो वहां पे भी इस तरीके की एक, मगर अगर एक 3 जैसे कोई फाइनेंस का डायरेक्टर है, कोई मार्केटिंग का है, कोई और का डायरेक्टर है, कल को मान लो सीईओ चेंज होने की बात हुई, तो वो तीनों चारों कहीं ना कहीं अपनी कोशिश करेंगे कि इस बारी सीईओ आप बन जाएं। लगता नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा अपने अपने अहंकार की लड़ाई छोड़कर पार्टी के लिए सोचे तो आपको फायदा ज्यादा होगा? तरुण जी, अहंकार की लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। ये दोनों जिनके नाम लिए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन। मैंने आपको बताया कि अहंकार की नहीं, और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो आने वाली 25 तारीख को जो हरियाणा में मत डलेगा, जो ये 7 फेजेस में पूरे देश में वोट डाले जा रहे हैं, ये किसी भी आपसी लड़ाई से कितना ही बड़ा चुनाव है। ये आपसे, मेरे से, कोई मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाओं से बड़ा चुनाव है। कांग्रेस इस चीज को लेके बहुत सीरियस है, और ये जो डिस्कशंस आप देख रहे हैं, ये डिले आप अगर देख रहे हैं, रोज ऐसे लगता है कि ये कैंडिडेट है, फला कैंडिडेट को कोई पुश कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस हो रही है, इसीलिए तो लंबी बात चल रही है। अगर उनकी आपसी में वार्तालाप या बात नहीं होती तो इतनी लंबी चर्चा नहीं होती। हो सकता है कि कोई नाराज होकर भागता नजर आता है, कुछ और चीजें होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। द कांग्रेस एज अ पार्टी, एज अ फैमिली, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस वर्क कर रही है एक अपलिफ्टमेंट के लिए। और सबसे अहम मुद्दा है कि किस तरीके से देश को, ये जो मोदी साहब का जो 10 साल का जो रिजीम है, किस तरीके से एक गरीब, मजदूर
और जो युवा जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को एक अहमियत देते हुए अपने निजी स्वार्थों को पीछे छोड़ते हुए, कितनी बड़ी पार्टी उसका अलायंस हुआ। लोग तो कहते थे कि कभी चल भी नहीं पाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टियों का अलग अलग, जैसे सीटों का जो है एक तरीके से डिवाइड किया गया है। जो साथी जितने भी हमारे आज आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन है तो उन्हें भी एक सीट दी गई। तो जो पर्सनल, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो बेनिफिट्स और जो पर्सनल जो इच्छाएं थी, उनको पार्टी ने भी और नेताओं ने सबने दरकिनार करके केवल एक उद्देश्य है, लंबी डिस्कशन भी इसीलिए हो रही है तरुण जी, कि हम चाहते हैं कि 10 में से 10 सीटों पर कांग्रेस जो है इस बारी परचम लहराए, रिपीट कर दे। कांग्रेस का एक मुख्य नारा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, लेकिन आपकी के पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा में जा रहे हैं। देखिए जी, ये जो आना जाना जो नेताओं की जो बात जहाँ तक की है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जो देश के अंदर घटनाएं घट रही है, किस तरीके से हमारे निष्क्रिय, मैं कहूँगा कि केवल कांग्रेस के होना मात्र एक उपयोगिता नहीं है, कि कांग्रेस इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी है कि लगभग नेता जो आप देख रहे हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियां, रीजनल पार्टीज जो हैं, उनके मुखिया, प्रदेशों के मुख्यमंत्री सभी किसी ना किसी समय कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी एक रिच हेरिटेज और हिस्ट्री है। तो कोई ना कोई संबंध रखता हुआ व्यक्ति जरूर है कि किसी ना किसी नाराजगी या मलाल को लेके जा सकता है, लेकिन आज देश को समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंच भी गई है कि आज अगर कोई आदमी कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये ईडी, सीबीआई और आईटी सेल्स और ये इन बहुत से तमाम जो हथियार मोदी जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेताओं के खिलाफ, उनके डर के मारे जो है वो लगातार जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर ये जो गिरफ्तारी का जो फंदा लटकाया गया, उससे बचने के लिए उनको लगातार उनको निचोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी एक बेसिक जो विचारधारा है उसको छोड़ के इसमें घुसने का काम करें। यदि पाक साफ हैं आपकी पार्टी के नेता, क्यों नहीं सामना करते एजेंसियों का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भी जो नहीं सामना कर पाता वो झुक जाता है। जा कौन रहा है? अगर हमारी नेताओं की, अगर जहां तक की बात करूं, अगर हरियाणा के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, लगातार पिछले 9 साढ़े 9 सालों से आप सुन रहे हैं कि हुड्डा साहब पे कार्रवाई होगी, हुड्डा साहब को जेल में भेजा जाएगा, तो वो तो नहीं झुके। हमारे नेता ने तो एक पल, कभी एक इशारा भी नहीं किया कि भी वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। कभी कोई चर्चा नहीं। लगातार 10 साल से वो ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, वो पाक साफ है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से घंटों हमारी जो पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता, मैं कहूँगा सोनिया गांधी जी, उनको किस तरीके से ग्रिल किया गया, किस तरीके से राहुल गांधी जी को लगातार बुला बुला के बारी बारी जो है ईडी, सीबीआई को ग्रिल कर रही है, किस तरीके से हमारे पार्टी के फंड्स को इलेक्शन के बीच में रोकने का काम सरकार ने किया कि पार्टी खुद के बैंक अकाउंट जो है पार्टी के सीज किए जा रहे हैं। कोई 1994 की कोई त्रुटि को लेके, जिसका कोई लेना देना, जिस पे कोई दंड नहीं, और इतना बड़ा 1800 करोड़ रुपए का जो है हर्जाना जो है चिपकाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे आपको मैं बताऊं कि जो पाक साफ आदमी है, जिसकी कॉलर वाइट है, उसको झुकने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन कोई व्यापारी है, कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके बहुत बड़े बड़े काम हैं, कई कई राज्यों में काम चल रहे हैं, उन पे कई प्रकार के आरोप लगे गए, बहुत से जो है उन चीज़ों के आगे झुक जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं। बड़े बड़े परिवार हैं, उनके आपस में किसी का किसी के साथ ताल्लुकात है, किसी का किसी के साथ। बीजेपी में जाकर डर खत्म हो जाता है क्या? बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप जिन के बारे में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बयान दिया करते थे कि भी इनको जेल में जाना चाहिए, उनको उन्होंने पार्टी में ना केवल लिया है, बल्कि उनको टिकट भी दी जा रही है और उनके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। तो डर तो स्वाभाविक तौर पर खत्म हुआ है। किसी को आप किसी राज्य के डिप्टी सीएम बना रहे हैं, किसी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को आप पार्टी के अंदर, जैसे अब हेमंत बिश्वा शर्मा की आप बात करें, वो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार के बारे में आपने बड़ी बड़ी बातें कही, अजीत पवार जी के बारे में आपने बड़ी बड़ी बातें करी। तो इन सभी लोगों को आपने पार्टी के अंदर लेकर उनको टिकट देने का काम किया है और उनको वापस से आप जगह जगह बड़े बड़े पदों पर लेके जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार में जाके जो उनकी इनसिक्योरिटीज हैं वो खत्म हो रही है। लगता नहीं है कि जिस हिसाब से ईडी के डर से आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे ही लोग रह जाएंगे पार्टी में? नहीं तरुण जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जिनका फुट होल्ड, जैसे जिसको मैंने बता दिया कि भी कांग्रेस पार्टी का कोई ये सोचे कि खत्म हो जाएगी, भी आनंदवीर कोई और, ये केवल एक विचारधारा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। कितने ही बड़े बड़े नेता आए, कितने ही बड़े बड़े नेता चले गए, कितने ही बड़े बड़े नेता जाने के बाद वापस आए,
पर ये पार्टी जस की तस वहीं खड़ी है, ये संगठन वहीं खड़ा है। पार्टी इज वे बिगर देन कोई भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ी है। और जो भी लोग जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भी मेरे नेता भी, मेरा जिस एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट है हुड्डा साहब के लिए, 10 साल से लगातार वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो तो कहीं नहीं गए। जो लोग गए हैं उनका आपको पता है कि किसी का अखबार में एक बार ही नाम आ गया, किसी का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नाम आया, डर लगा, वो भाग के चले गए। आज उनकी बात वापस से चल रही है, क्या पता वापस से कांग्रेस में आ जाए। और उनको हर बारी, जो आदमी रोज पार्टियां बदलता है ना, उसको बारी बारी मतलब कि अपनी लॉयल्टी अपनी पार्टी को दिखाने के लिए ट्वीट करना पड़ता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं पार्टी का संग एक छोटा सा सिपाही बन के सेवा करने को तैयार हूं। और जो पाक साहब है उसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। देश प्रदेश की राजनीति से स्थानीय राजनीति में लौट चलते हैं। हाँ जी, आपको अपने पिताजी का कार्यकाल तो याद होगा ना? बिल्कुल। किस नजरिए से देखते हैं उनको अभी तक? मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी का बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल था। और जो हमारे शहर की जो मुख्य मांगे थी और कई चीज़ें तो उनकी विजन थी, किसी ने डिमांड भी नहीं करी, उनके विजन का पार्ट था। ऐसे ऐसे कार्य शहर में हुए। शहर को सबसे बड़ी जो एक मैं समझता हूँ कि एक हेल्थ को लेके पब्लिक एट लार्ज की नहरी पानी की एक जो सुविधा मुहैया कराएगी, वो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छे कामों में से एक था। कि शहर को आज अगर मान लो शिक्षा की अगर हम बात करें, चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो अस्पताल में जैसे जो इंटेंसिव आईसीयू यूनिट होती है न्यू बॉर्न बेबीज की, वो एक बड़ी बेहतरीन स्थापित की गई। उस समय के जो हमारे डीसी साहब थे, उनकी साकेत कुमार जी के मिसेज उस समय हमारे एसएमओ हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़े प्रयास करे। आज मौजूदा में हमारे डॉक्टर गौरी हैं, वो इस बात के भली भांति परिचित है कि आज ये जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी भी सारी लैंड एलोकेशन से लेके सारी जो है डिस्कशंस जो है वो उसी टाइम में पूरी कर दी जा चुकी थी। शहर की तमाम गलियां, सब चीज़ों को जो है पक्का करने का, जहां धूल उड़ा करती थी उन इलाकों में मतलब कि पक्की सड़कें बनाने का काम किया। जो शहर के आउटस्कर्ट्स में जो लोग थे, थोड़ी बहुत बारिश में जिनको सीवेज के कोई कनेक्शन नहीं था, एक दयनीय स्थिति में, शहर के अंदर रहने वाले, कहने को वो शहर के वासी थे, लेकिन उनकी जो हालात थी, जो दयनीय स्थिति में वो रह रहे थे 2009 से पहले, उनको वापस से उनके इलाकों में सीवेज ला के, गलियाँ लाकर उनको एक वापस एक एहसास कराया गया कि वो एक लिटरली एक शहर में रह रहे हैं, ना कि कोई कूड़े के ढेर पे वो बैठे हैं। तो ऐसे काम फतेहाबाद शहर के लिए बहुत किए गए। शिक्षा की अगर हम बात करें, हेल्थ की अगर हम बात करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए। गाँव में, विभिन्न गाँव में अनेकों जो है पशु चिकित्सालय बनाए गए, स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, आरोही मॉडल स्कूल्स बनाए गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए। तो ये सारे, और अब बीते 10 वर्षों में कोई भी एक ऐसी योजना जो है अपने इलाके में नहीं आई। और सबसे बड़ी अगर आप बात करो तो बहुत ही वर्षों से लंबित एक 2800 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, उसको अपने यहाँ पे इलाके में स्थापित, बड़ी हमने हमारे इलाके का, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे बड़े गांव की एक काफ़ी 2 साल तक लंबा संघर्ष चला, उनकी एक तरीके से खिलाफत भी हमें झेलनी पड़ी, लेकिन लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के भविष्य को एक इलाके में जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, किसान होने के नाते हम इस बात से भली भांति परिचित है कि आधा एरिया जो है वो डार्क जोन में जा रहा है, पानी, वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, आधा एरिया जो है हमारे वहाँ पे सेम की समस्या है। तो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े, एक इतना बड़ा 2800 मेगावाट का जब ये यूनिट लगेगी, इस इलाके को एक बतौर एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पे तैयार किया जाएगा। ये कांग्रेस की विजन थी। जो एयरपोर्ट जो जेवर में चला गया, वो एयरपोर्ट जो है एक एक्सटेंशन बनना था T3, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक कार्गो एयरपोर्ट के तौर पर हिसार में स्थापित किया जाना था, कि जिससे बहुत ज्यादा समस्याएं, इस इलाके को आप एक तरीके से ग्लोबली आप उसको प्रमोट कर सकते थे कि एक 2800 मेगावाट का प्लांट है, इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट है, विद इन 30 किलोमीटर्स रेंज में आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी है, रेल से भी इस इलाके को 2 जगह से जोड़ा गया है। तो बहुत कुछ किया और उसको मैं बहुत ही बेहतरीन टाइम, और आज मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों में जाता हूँ, वो कहते हैं कि अगर काम किसी ने किया तो गिल्ला खेड़ा जी ने किया। ये सुन के आई फील वेरी प्राउड। आप लोगों में जाते हैं तो खुश होते हैं। आपने अपने पिताजी के कार्यकाल के 100 से ज्यादा काम गिनवा दिए हैं। हाँ जी। बावजूद उसके 2 बार पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? साहब, इलेक्शन में हार जीत है ना, ये पार्ट होती है। एक मोमेंटम बना देश के अंदर, एक बहुत बड़ी विजन लेकर आए,
बीजेपी के पास 2 सीटें आया करती थी पूरे हरियाणा में, 2-3 सीटों तक सिमट के रह जाती थी बीजेपी, या वो किसी ना किसी के साथ अलायंस करके 5-6 सीटें ले पाती थी। 2014 में जब मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री देश में पहली बारी बने, तो 2014 और 2019 ये हमारे हरियाणा के जो चुनाव हैं वो लोकसभा के एकदम समीप लगते आते हैं। तो 2014 में आपने देखा कि उस पार्टी का एक बहुत लेवल पर एक उदय हुआ, एक बहुत तरीके से एक, और दूसरा कि कांग्रेस को जिस तरीके से एक डिमीन और एक बहुत ही इलेक्टोरल वो जो अपने सोशल मीडिया के दौर जो एक शुरुआत करी गई, किस तरीके से कांग्रेस की पॉलिसीज और उनको भुना पाना और लोगों तक पहुंचा पाना एकदम मुश्किल कर दिया गया, किस तरीके से आरोपों से घेर के कांग्रेस को एक डिमीन किया गया, एक हवा चली विपक्ष की, जिसके कारण वो इलेक्शन जो है हमने लूज किया है। और इलेक्शन की हार जीत, मैं एक किसान आदमी हूँ, हर साल हम सोइंग करने जाते हैं खेत में, सेम दुकान से हम बीज खरीदते हैं, सेम दुकान से हम खाद खरीदते हैं, लगभग सेम ट्यूबवेल्स का उन एकड़ में पानी लगाया जाता है, नहर का पानी लगाया जाता है, लगभग वही लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं जो पिछले साल चला रहे थे। लेकिन इस साल की अगर आप बात करोगे तो पिछले साल के मार्फत 20% जो है गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा था। खेती में देसी भाषा में कहा कि समा अच्छा होना, तो हर किसान जो है वो साइंटिस्ट है, क्योंकि मौसम ने साथ दिया। सेम खेती मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में है, और इसीलिए मैं हमेशा प्रेरित रहता हूं। मेरे को कभी भी कोई रिजल्ट्स जो है ना वो रोकते नहीं है, ना मेरे को डेटा करते अपने उद्देश्य पे जाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि हम हर साल ये गैम्बल कर रहे हैं। हर साल जिस साल समय अच्छा होगा वो उसी साल ऐसे लगेगा कि ये खाद इस बारी काम हुई है, ये बीज कुछ क्वालिटी का था। तो हमारे 2 टर्म से कांग्रेस का इस इलाके में बहुत ज्यादा अच्छा एक पॉजिटिव वो नहीं रहा, तो उसके कारण हमें आनंद जी, आपके पिताजी भी हमारे स्टूडियो में पहुंचे थे, आज आप भी पहुंचे हैं। आपको यहाँ लाने से पहले जब मैं बाजार में सर्वे कर रहा था, तो आप ही के पार्टी से नाराज हुए कुछ लोगों का कहना था कि प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा अपने कार्यकाल में चंद लोगों से घिरकर रह गए थे। जो वो दिखाते थे वह देखते थे, जो वो सुनाते थे वह सुनते थे, जिससे कि उनको नुकसान हुआ। सरोकार रखते हैं कैसे? नहीं तरुण जी, इसमें ना जैसे लोगों ने अगर कोई फीडबैक दिया है किसी ने भी, तो मैं उनके फीडबैक को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, ना उनको मैं डिनाई करूंगा। और ये अक्सर पॉलिटिशियन के साथ ये बात एसोसिएट करी जाती है कि कोई भी बंदा जो उस समय सरकार में होगा, तो अक्सर उस पर आरोप लगाया जाता है कि इसके एक कुंडली, एक कुछ 4, 5, 10, 20 लोगों ने इसको घेर लिया है और ये उन्हीं की बातें सुनता है, और आप सीधा उन तक नहीं जा पाते। लेकिन मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि हो सकता है कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि फला आदमी की ज्यादा सुनवाई होती है। लेकिन आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि लगातार पिछले 15 सालों से हमारा शहर में एक ऑफिस है, और पापा को किसी ने भी डायरेक्टली फोन करके अप्रोच किया गया है किसी भी काम के लिए, अगर हमारे खिलाफ का भी हो। आप शहर में आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको हमें भी पता है कि उसने हमें वोट नहीं दिया, उसे भी पता है, उस इलाके के, उस क्षेत्र के, उस मोहल्ले के हमारे कार्यकर्ता को भी पता है कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अगर वो भी डायरेक्टली पापा के पास चल के आया, आपको मैं न्यूमरस उदाहरण दे सकता हूं कि साहब मेरे को ये जरूरत है, आप ये हल कर सकते हैं, तो उसको भी मना नहीं किया। एक आम जन की तो बहुत दूर की बात है, एक आम वोटर की दूर की बात है, हमें अगर हमारे खिलाफ भी अगर कोई चला है, तो पापा ने बतौर एमएलए रहते हुए कोशिश करी है कि अगर उनके दरवाजे, उनके दफ्तर कोई चल के आया है, तो उसको उसकी झोली है ना वो खाली ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ जरूर भरा जाए, उसको कुछ ना कुछ खुश किया जाए, ताकि उसके विचार जो है वो हमारे प्रति चेंज हो। आपके पिताजी ने जिला परिषद के माध्यम से आपको लॉन्च किया था, लेकिन आप उनके मन मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, कमी कहाँ रह गई थी? साहब वो मेरा एक सोच थी, मैं आपको बताऊं कि वो पापा का नहीं था कि भी मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, वो मेरी इच्छा थी कि भी मैं इलाके में मैं हो सकता है अपने जोन से लड़ता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने एक दूसरा इलाका चुना, थोड़ा सा चैलेंजिंग चुना, और वो इमीडिएटली 2014 के चुनाव की बात थी। और मेरा ये कोशिश थी कि भी मैं वहाँ पे रीच आउट करूँ, लोगों तक जाऊँ, एक कनेक्ट खुद के तरफ से एक बनाने की कोशिश करें, और अपने आप को एक और ज़्यादा बेहतर लोगों के बीच में जाके खुद को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, खुद को भी आप बेहतर जान पाते हैं, औरों को भी बहुत बेहतर जान पाते हैं। तो उस दौरान उस सोच से मैं लोगों के बीच में गया, लेकिन लोगों का ये एक कॉमन जो नोशन जो लोगों का निकल के आ रहा था
कि आपको हम मतलब कि विधायक के तौर पे देखते हैं। ये जो लड़ाई है ये हमारी बहुत जो एक तरीके से जिला परिषद की लेवल की है। मैं ये कह रहा था कि मैं नीचे से शुरू होना चाहता हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि आप वहां पे हैं, वहां पे अच्छे हैं, आप उस जगह के लायक हैं। आप ये जो है ये हमारा यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो कंपटीशन है, और जिला परिषद के चुनाव अक्सर क्या है कि पंचायती चुनावों के साथ भूल जाते हैं और बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे जो अनिल जी जो उस समय जीते थे, वो पीली मंदोरी एक सबसे बड़ा गांव था और एक गांव ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया। और मेरे लिए पीली मंदोरी गांव के लिए बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत अजीज है हमारे लिए। सैकड़ों एकड़ जमीन मेरे पिता ने चौधरी बंसीलाल के टाइम में वहां की सिंचित करने का काम किया था। आज भी मतलब कि बंसीलाल जी आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके सबसे अच्छे स्वागतों में से एक स्वागत एक ऊंट के काफिले से पीली मंदोरी ने पापा के ऐवान पे किया हुआ है। जब तक बंसीलाल जी हमेशा उस बात को वो याद रखते थे। तो एक एसोसिएशन थी और कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिला। लोकल राजनीति किस तरीके से मेंबरी और सरपंच का इलेक्शन जो है वो किस तरीके से नेताओं को खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बड़े करीब से देखा। आपने बंसीलाल जी का जिक्र किया, चौधरी बंसीलाल जी का और प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा जी के संबंध किसी से छिपे नहीं है, लेकिन आज प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा के जो दिल और मन है बंसीलाल जी की पुत्र वधू किरण चौधरी से मिलते ही नहीं है। क्या कारण है? तब बंसीलाल जी, मैंने जैसे आपको मैं बताऊं, अगर हम थोड़ी सी और विस्तृत में चर्चा करें, क्योंकि बंसीलाल जी के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव पापा का रहा और वो नेता थे जिस समय वो पापा की जब पहली बारी मुलाकात हुई थी वो उनको अपना आइडल मानते थे, उनसे कभी मिले नहीं हुए थे। और मैंने भी पापा से सवाल किया था कि चौधरी देवीलाल के परिवार में आप मैरिड हो, चौटाला में मेरे पिता मैरिड है, मेरा ननिहाल चौटाला गांव ही है, और चौधरी भजनलाल का भी हमारे दादा परिवार के साथ बहुत अच्छा आना जाना था, पापा उनको अंकल कहा करते थे। ये दो मुख्यमंत्री, दो लाल थे जो हमारे एकदम परिवार से जुड़े हुए थे। चौधरी देवीलाल के सगे भाई हमारे गांव में ही मैरिड थे, तो एक तरीके से हमारे बड़े रिश्तों में हम गुथे हुए थे एक दूसरे के साथ। मैंने भी पापा से पूछा कि बंसीलाल जी तक आप कैसे पहुंचे, तो पापा बोले कि जो आइडियलिस्टिक जो विजन, जो लोगों को काम करने के लिए जो एक उत्थान की जो वो बात किया करते थे, मेरे आइडल थे। हो सकता है उनके थोड़ा सख्त रवैया था, पर उसको कह के वो उनके पास गए, उनको रीच किया। और जब तक चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चाहे तो उनके दिन बहुत अच्छे रहे चाहे बहुत बुरे रहे, मेरे पिता ने उनको कभी भी नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ने की उम्मीद जताई, कभी उनको छोड़ने का सोचा भी नहीं। जिस दिन बंसीलाल जी का स्वर्गवास होता है, बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहते हैं, श्रीमती किरण चौधरी जी के साथ भी हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव रहा, बहुत अच्छा लिंक रहा। लेकिन जब पापा बतौर निर्दलीय विधायक बन के जाते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहली बारी जब उनसे मुलाकातें पहले होती रही थी, फॉर्मल मुलाकात होती थी। मेरे को आज भी दीपेंद्र हुड्डा जी के वो शब्द याद है, मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। जब पहली बारी मैं विधानसभा में जब वो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो मीटिंग हुई थी, तो उस दिन मैं चौधरी अपने दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं पहली बारी मुलाकात करी थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी आनंद भी आपका स्वागत है हमारे परिवार में, आप जुड़े हो, एंड मैं इंश्योर करूंगा कि आपको कभी भी इस फैसले का रिग्रेट नहीं होगा। तो मैंने भी उनको कहा था कि मैंने कहा कि जी मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स तो मैं जानता नहीं, बट आई नो माई फादर वेरी वेल, कि ये किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसको भी कभी भी नहीं छोड़ेंगे भाई, अगर ये किसी पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन जो रिलेशन, जो रिस्पेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, उस चीज़ से कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो उनमें आई। श्रुति चौधरी जी को मैं आज भी बड़ी बहन मानता हूँ, पापा बेटी के तौर पे उनको देखते हैं, उन भाभी जी मतलब कि किरण चौधरी जी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो उनकी वही महत्वाकांक्षाएं की बात है कि अगर मैं आपको जानता नहीं और मैं आपको दूर से जज करता रहूं, लेकिन जिस दिन हमारी मुलाकात हो और आप में कुछ जादू हो कि आप अपना बना सकते हो, तो अगर मैं आपके अप्रिशिएट करने लग जाऊं और किसी को प्रॉब्लम होने लग गया, तो वो कहीं ना कहीं उनको अपने आप में झांकना होगा। और हर बारी पापा ने हमेशा, जब 2003 के पहला बाई इलेक्शन फतेहाबाद से लड़े थे, पापा को सबसे पहले टिकट ऑफर की गई थी कांग्रेस की, लेकिन केवल बंसीलाल परिवार के लिए कि भी आप ये चाहते हैं। बंसीलाल बोले कि तू लड़ेगा प्रहलाद, तो यहाँ पे चुनाव होगा, तो पापा ने कहा कि जी मैं लड़ूंगा। पापा को एश्योर किया गया था रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से कि मौसा जी ये बाई इलेक्शन की टिकट आपकी
मदद पार्टी आपको करेगी, फाइनेंशियल मदद भी करेगी, और जनरल इलेक्शन की टिकट की गारंटी लेते हैं। लेकिन हमारे डिनायल के बाद पहली बारी चौधरी धूड़ाराम को जो है वो टिकट जो अवसर उनको दिया गया। एंड मेरे को कोई गुरेज नहीं है कहते हुए कि जो जर्नी पापा की उनके साथ रही चौधरी बंसीलाल परिवार के साथ, वो बड़ी बेहतरीन थी। हम बहुत खुश और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम उस परिवार, उस एक विजनरी इंसान के साथ, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, मैंने खुद ने बाई इलेक्शन में बहुत टाइम निकाला था, जस्ट मैं स्कूल से बाहर निकला था, तो बहुत अच्छा टाइम था, कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। और उसके बाद में जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल के साथ था, वैसे ही घनिष्ठ संबंध चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के साथ बने। एक बड़ा एक पारिवारिक माहौल उनकी तरफ से मिला, और हम बड़े अपने आप को ब्लेस समझते हैं कि हरियाणा के एक निर्माता, जिसको हम कहते हैं कि एक परिवार के हम एक बड़ा करीबी रहे, और एक जो विकसित हरियाणा, जो मैं कहूँगा कि एक मॉडर्न डे हरियाणा को बनाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दो मुख्यमंत्री हरियाणा के, जिनकी एक इमेज है एज अ हरियाणा के निर्माता के तौर पर, एक मॉडर्न डे और एक यस्टर ईयर्स के, उन दोनों परिवार के साथ हमारे संबंध जो है वो बड़े अच्छे रहे और बहुत खुश हैं हम उस चीज से। अन्य पार्टियां तो कहती है कि रोहतक विकसित, आप कह रहे हैं विकसित हरियाणा। देखिए, जैसे मैंने आपको जो अपने मेरे पिता के कार्यकाल के कामों की चर्चा करी, अगर विकसित रोहतक होता तो फतेहाबाद में 1200 करोड़ रुपए की जो है धनराशि कैसे लग पाती। अभी मैं बीते दिनों जो है राहुल कसवां जी, जो चूरू से हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके इलेक्शन और भादरा हल्के में मेरा दौरा करने का मेरे को मौका मिला। तो भादरा हल्का काफी विकसित हो गया, उसकी शेप चेंज होगी, उसका आउटलुक चेंज हो गया। मोमेंट आप हरियाणा से निकल के भादरा में एंटर करते हो, भादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजस्थान में एंटर करते हो, तो आपको वो डिफरेंस फील होता है। तो जब मैंने बलवान पूनिया जी से जब पूछा कि अंकल कितनी आपने मतलब कि फंड्स यहाँ पे करे, क्योंकि यहाँ पे हर गांव की जो है ना दशा दिशा बदल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि आनंद 1200 करोड़ रुपए के काम हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराए हैं, जिससे ये आपको हमारे इलाके का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। ये कार्यकाल उनका जो है अब 2017 से 23 के बीच का था, और मैं बात कर रहा हूँ 2009 से 14 के बीच में हमने 1200 करोड़ रुपए जो है फतेहाबाद में लगा दिए थे। अगर आप इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे तो हो सकता है अगर आज की उस समय के 1200 करोड़ की कम से कम 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की जो है योजनाएं हम इलाके में लेकर आए। और पुट असाइड जो हमने जो 2800 मेगावाट का लगभग 30,000 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट जो है NPCIL के थ्रू जो गोरखपुर में प्लांट आ रहा है, वो उसको अलग रख दीजिए आप। और आपको मैं कहते हुए हमें आज भी गोरखपुर के लोग बोलते हैं कि अगर आप धरना उठाने आ जाते ना तो आप हीरो बन जाते, आप हीरो बन जाते, पर आपने वो चीज नहीं करी। और सारे उस समय जितना ऑपोजिशन था सभी आके गए थे, जनरल VK सिंह सब आके गए थे, सबने उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। और आपको ये जान के अचरज भी होगा, हैरानी भी होगी कि जिस दिन जो हमारे बडोपल से जो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी जहाँ पे बननी थी, एक केस होने के कारण, एक मतलब कि एक इश्यूज के कारण जब वो माइग्रेट कर रही थी वो कॉलोनी, उस समय गोरखपुर के लोग हमारे पास चल के कहते कि हमारी थोड़ी और लैंड एक्वायर कर दो, कॉलोनी भी हमारे गांव में ले आओ। आपने हीरो बनने की बात की, जब सेम की समस्या को लेकर भट्टू में किसान धरने पर बैठे थे तो आपने भी कई रातें वहां गुजारी। आप हीरो बनने गए थे या किसानों से सरोकार था? देखो, ये जब लगातार जब वहां पे 18 से 19 दिन जब धरना चला, जब हमें इस जानकारी को अवगत कराया गया, आपकी जानकारी के लिए बताएं, आपको याद भी होगा कि जब यहाँ पे फतेहाबाद में पिछले साल जब बाढ़ आई थी, जब बाढ़ के दौरान हम काम कर रहे थे, जब हम रीच आउट कर रहे थे लोगों को, तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे दौरा किया। तो तब मेरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात हुई थी, तब मैंने उनको इस बात का अवगत कराया था। मैंने कहा था कि सर, हमारे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स बड़ी मेजर है। अगर हम बाइसेक्ट करें फतेहाबाद जिले को इस नेशनल हाईवे से, तो एक साइड का फतेहाबाद जो है उसका वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है, और एक साइड अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो बाढ़ की समस्या जिसको लेकर आप यहाँ पर आए हैं, जिस चिंता को लेकर, और आप जो फसल का नुकसान यहाँ पर देख रहे हैं, ये बड़ी टेम्परेरी है। हो सकता है एक वक्त का मुआवजा देने से इनकी जो दुख है, तकलीफ है, वो निजात पा भी लेंगे, और हो सकता है कि समय रहते हुए अगर जहाँ का पानी सूख गया तो वो ट्रांसप्लांट करके जो है धान की खेती भी कर सकते हैं। हमने जैसे पनीरी की सोइंग भी करी थी अपने खेत में लोगों की सेवा के लिए। तो उनका तो जो समस्या है, दिस इज वेरी टेम्परेरी। लेकिन जो सेम की समस्या
हमारे भट्टू ब्लॉक और फतेहाबाद के ब्लॉक के जो कुछ गांव हैं, जो बिश्नोई बेल्ट में जो गांव हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव है और इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बजट और सिस्टम की ज़रूरत है। तो ये उस समय भी हमारे जहन में था, लेकिन जब वो आंदोलन वहाँ पे गया, वहाँ पे चला, वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई, जब वहाँ पे तमाम किसान नेता आए, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भी नेता अक्सर आते हैं, करके चले जाते हैं, लट पड़ते हैं तो हमारे पड़ते हैं, केस होते हैं तो हम पे होते हैं, तो ये क्या है कि वो है। तो उस चीज़ को, उस जिम्मेदारी को मैंने लिया कि अगर कोई केस होगा, अगर कोई लट पड़ेंगे तो आनंदवीर के पहले पड़ेंगे, उस जिम्मेदारी को। और मैंने किसान साथियों से जब हमारे इतने दिनों तक लगातार चर्चा हुई कि क्यों मैं रहा, बहुत लगभग कोई नेता होते थे 2-4 दिन में एक आधी बारी आके चले जाते थे, रहने का ये था कि अगर भगवान ने चाहा, लोगों ने स्वीकार किया, अगर हमें मौका मिले तो सोते उठते भी ये सेम समस्या मेरे जहन में, जो ठंड की, जो ठिठुरती ठंड में अगर हम यहाँ पे रात को रह रहे हैं, कोई वकील भाई का कमरा लेके रात गुजार रहे हैं, गद्दों में सो रहे हैं, तो वो सोते उठते जागते वो मुद्दा अपने जहन में, अपनी कोर में उसको दबाया जा सके कि आने वाले दिनों में जब कभी मौका मिले तो इसका एक परमानेंट एक सॉल्यूशन की तरफ जाए। संभावना जताई जा रही है कि सिरसा लोकसभा से है जो कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार होने वाली है। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का माना जाता है, क्या आप मदद करेंगे क्या शैलजा की? बिल्कुल, जैसे मैंने तरुण जी कहा कि शैलजा जी जो हैं उनके साथ जो संबंध है, मैंने आपको बताया कि अब किसी की महत्वाकांक्षाएं कोई किसी को नहीं रोक सकता। हुड्डा साहब के जुड़े होने का जहाँ तक की बात है, उस परिवार से जुड़े होने की बात है, एक विचारों से जुड़ा जाता है। कोई भी रिश्ता हो ना, बहुत बारी आज आप देखते हैं शादियां टूट रही हैं, परिवार एक दूसरे को देख लेते हैं कि भी परिवार भी सेम है, बिरादरी भी सेम है, बराबरी का घर है, और शादी कर देते हैं, लेकिन बच्चों के विचार नहीं मिलते। विचार ना मिलने के कारण घर टूट जाते हैं। सब कुछ सेम होता है पर विचार नहीं मिलते। हुड्डा साहब के साथ जो हमारी एसोसिएशन है वो केवल उनके विजनरी होने के, उनका जो तरीका है, जिस तरीके से वो अपने जो भी कोई नेता है उसको, उसकी पीठ, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई में पीठ उगाड़ी नहीं छोड़ सकते आप किसी की, तो वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हमारी एक एसोसिएशन जब से रही है वो हमेशा उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मजबूत करी है और उस एसोसिएशन से हमें कोई गुरेज नहीं है। रही बात इस चुनाव में शैलजा जी की, अगर आप बात करेंगे, मैं आपको बताऊं कि शैलजा जी रीच आउट भी कर चुकी हैं। उनकी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये चीजें तय भी हैं, और पापा ने उनको कहा कि बताओ बहन जी, कभी कोई भी कहीं भी किसी भी पटल पर आपकी खिलाफत करी हो तो वो उन्होंने, उनका खुद का ये मानना है। और आपको जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि चौधरी दलबीर सिंह जी जब पहली बारी विधायक चुने गए थे तो वो मेरे जो परदादा थे, जो मेरे पिता के दादा चौधरी गंगाराम थे, उनके साथ बने थे। और जब शैलजा जी चौधरी दलबीर सिंह जी के जाने के बाद में जब पहली बारी उपचुनाव लड़ने आई थी तो पहला घर फतेहाबाद जिले का और इस इलाके का कोई था तो वो हमारा था, क्योंकि 87 में जब दड़बा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बतौर सीएम बने और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन लगभग 80-90 हज़ार वोटों से जीते थे, तो केवल गिलाखेड़ा में एकमात्र हमारे, बाकी पर क्यों हमारी रिश्तेदारियां थी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ रहे थे, तो एक हमारा घर था जिसपे कांग्रेस का झंडा टंगा हुआ था। और उस समय भी हमारा गांव जो है, उस समय भी उस बूथ से हम जीत के निकले थे जब 90 हज़ार वोटों से, मतलब कि एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था। तो उस दौर में जब पहली बारी, जब 89-90 में जब शैलजा जी आए थे, तो सबसे पहले हमारे घर पे, और मेरे पापा की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में भी कभी भी इस इलाके में आती थी तो मेरी दादी जी से मिलके जाया करती थी। तो संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने यहाँ से वो माइग्रेट हो अम्बाला की राजनीति में चले गए, केंद्र की राजनीति में चले गए। हमारे भी 90s में चौधरी बंसीलाल जी के साथ, क्योंकि एक आइडल थे, पार्टी समय यंग थे, पापा को भी था कि भी संघर्ष करना है, चाहे एक अलग से पार्टी बनी हरियाणा विकास पार्टी, तो एक पार्टियां भी हमारी अलग हुई। तो कभी भी कोई, अगर रिश्तों की अगर आप बात करोगे तो कोई एनिमिटी किसी भी प्रकार की हमारी उनके लिए नहीं है। वी रिस्पेक्ट हर फॉर व्हाट शी हैज कंट्रीब्यूटेड इन द पार्टी एंड वी एक्सपेक्ट हर टू विन। बहुत अच्छी मार्जिन से वो जीते हैं, बड़े जबरदस्त वोटों से जीते हैं, और हमारी तरफ से जितनी ज्यादा हो सकेगी, जितनी ज्यादा हो सकेगी, क्योंकि ये इलेक्शन किसी भी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी के उद्देश्य से या उनकी विजन से किसी से भी बहुत बड़ा है। ये इलेक्शन देश के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और इस लड़ाई को हम पूरा जोश से लड़ेंगे।
और ये एहसास हर इंसान को होगा, शहर में भी गांव में भी, कि इस इलेक्शन को गिल्ला खेड़ा जी अपना चुनाव मान के लड़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, कुछ ही समय बाद है विधानसभा चुनावों की घोषणा हो जाएंगे। हाँ जी। इस बार पिता विधायक बनना चाहेंगे या पुत्र बनना चाहेंगे? देखो जी, मैं जितना मेरे पिता की लाइफ की स्ट्रगल रही है, जितना लंबा राजनीतिक दौर पापा का रहा है, मैं ये कहते हुए मेरे को कोई भी गुरेज नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है, नॉट इवन एन आउंस ऑफ अ डाउट, कि वो सबसे एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक होता है ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 50 साल से लगभग लगातार संघर्ष किया, बट उनको अब करियर जो है ना, जो उनका पॉलिटिकल करियर जो ट्रेजेक्ट्री जितनी होनी चाहिए थी, उनको वो सबसे इस इलाके में कम से कम मैं कहूँगा कि सबसे लीस्ट मिली है। और जितना अपने उसूलों पर उन्होंने राजनीति करी है, जितना अपने उसूलों को लेके वो अडिग रहे हैं, जितना उन्होंने हमेशा वक्त नहीं देखा, व्यक्ति को देखकर, मुद्दों को देखकर, सिस्टम को देखकर अपनी पॉलिटिक्स करियर, अपने जो कॉलर को हमेशा वाइट रख के जो उन्होंने काम किया, अपने दीन, ईमान, धर्म और व्यक्ति वफादारी जो उन्होंने करी है, उस हिसाब से उनके करियर को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे पिता एक बारी फिर से अगर पॉलिटिक्स से अगर रिटायर होते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो जीत के रिटायर हो, और उस जीत में मतलब कि जितना बड़ा योगदान हो सकता है, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो मैं करूं, और शहर के लोग भी करें, इलाके के लोग भी करें, क्योंकि एक बार ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, बड़ी क्लोज हारें भी हुई है, बड़ा लंबा संघर्ष भी चला है, तो मैं चाहता हूं कि उनके करियर को जस्टिस जब भी मिलेगा कि वो जीत के रिटायर हो। 2009 में जब आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तब भी सहानुभूति बटोर रहे थे, सहानुभूति के दम पर वो जीते थे। आज आप भी सहानुभूति मांग रहे हैं, क्या शहर सहानुभूति के लायक रह गया है क्या? नहीं, 2009 में देखो, सहानुभूति मांगने से कोई नहीं दे सकता। मेरे लिए पिता है, मैं उनके लिए अगर कोई बात इमोशनल कर रहा हूँ, वो मेरे फादर है, मेरी राइट है। मैंने उनकी जर्नी को आज अगर मैं लगभग 39-38 साल का हूं तो मैंने उनकी जर्नी को काफी करीब से देखा है, मैंने उनकी स्ट्रगल्स को काफी करीब से देखा है, तो मैं आपके माध्यम से वो शेयर कर रहा हूं। 2009 में अगर मेरे पिता को सहानुभूति मिली थी तो वो केवल कोई रातों रात सहानुभूति नहीं बता सकते। आप चौटाला के गढ़ में जाके चुनाव लड़ते हैं। 91 में अगर मैं संक्षिप्त में भी अगर आपको मैं बात करूं, कब कब टिकट्स पापा को ऑफर हुई है। आजकल टिकटों का तो एक बंदर बांट के तौर पर हर कोई कहता है कि मैं टिकटार्थी हूं। 82 में पापा को टिकट मिलके डिनाई हो रखी है, 1982 में। आप सोच सकते हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। 87 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो मैम वाला कांड हुआ, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे सीट खाली कराई, यहाँ पे लड़े, यहाँ पे टिकट के लिए पापा ने आवेदन किया था, लेकिन उस समय जगदीश नेहरा जी को टिकट देना वो किया। चौधरी बंसीलाल चौधरी बलराम जाखड़ चाहते थे कि भी वो यहाँ से लड़े, और पापा भी तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं है। पापा को इतना फोर्स किया गया परिवार की तरफ से, रिश्तेदारियों की तरफ से, कि आप उस चुनाव में भी झंडा मत लगाओ, कांग्रेस का झंडा लगाया गया और उसके ऊपर उस गांव में बूथ से जिताया गया। 87 की बात कर रहा हूं मैं। 87 के बाद में 91 आता है। 91 में जब विकास पार्टी का पहला इलेक्शन होता है, पापा ने चौधरी बंसीलाल ने द मोमेंट उन्होंने मंच बनाया था, ज्वाइन करी। 91 में उनको टिकट ऑफर करी गई फतेहाबाद की, पापा को। अनंत जी रोकना चाह रहा हूं, 3 दशक पुरानी बातें छोड़ देते हैं। आज आप सहानुभूति को साइड लाइन कर मजबूती से दावा क्यों नहीं करते भी 2009 से 2014 तक के कार्यकाल में मेरे पिताजी ने जो काम किया है, शहर की बात छोड़ दीजिए, गांवों की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए, जो अनेक सौगातें दी है, उसको देखते हुए वोट क्यों नहीं मांगते आप? देखो, मैं आपकी बात, आपने मेरे से सवाल ऐसा किया था कि भी कौन लड़ना चाहेगा। आपने मेरे से सवाल ये नहीं किया था किस मुद्दे पे लड़ना चाहेगा, आपने मेरे से पूछा कि कौन लड़ना चाहिए, भी पिता लड़ेंगे या बेटा लड़ेगा। तो मैंने एक बेटे की ख्वाहिश जाहिर करी। हो सकता है मेरे पिता यहाँ पे बैठे होते तो वो कहते मेरा बेटा लड़ना चाहिए, भी उसके करियर की शुरुआत। मतलब परिवारवाद से बाहर नहीं, परिवारवाद से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं आप। मैंने केवल उसका जवाब दिया। इस बात का जवाब देता हूं कि 2009 से 14 के बीच में बिल्कुल हम पहले विधायक थे जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के पास गए थे। आज भी मेरे पास उसकी कॉपीज जो है वो उपलब्ध है, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूं कि वी वर द फर्स्ट एमएलए एवर कि जो मुद्दों को और विकास को, डेवलपमेंट की बकायदा फोटोज, डेटा, आंकड़ा, एक एक चीज हमने मतलब कि शेयर करी थी। बिल्कुल हमारा आज भी इलेक्शन लड़ने की, जहां तक की बात आपको, कि बिल्कुल ठोक के दावेदारी है जी। और मैं तो लोगों से आपके माध्यम से एक जो है ना एक ख्वाहिश और एक डिस्कशन और एक बात कहना चाहूंगा
कि वोट हकदार को, टिकट वफादार को, उस पे चुनाव लड़ेंगे हम। आधा दर्जन टिकटार्थी है जो फतेहाबाद में है, इस समय मौजूद है। वफादारी कैसे हाईकमान देख पाएगा? देखो जी, वो उनका कॉन्टेक्स्ट है सोचने का, और उससे ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आम जनता क्या सोचती है। कि चॉइस जो है ना, वो बहुत बड़ा मैटर होता है। कि आप नेता एक चॉइस होती है आपकी, चांस नहीं होती। ये बाय चांस की बात नहीं है। लोग टिकटार्थी हमेशा जिस पार्टी की हवा होगी ना, तो हर कोई वो चांस लेना चाहेगा कि इस बार ही मेरा नंबर लग जाए। नेता है, नेता को महत्वाकांक्षा है, उसको 100 लालच हो सकते हैं, वो चाहेगा कि ये मेरी चांस बन सकती है। क्यों? पार्टी की लहर है। लोगों को आपने देखा होगा, अलग अलग पार्टी की लहर होती है, रोज वो स्विच करते हैं। मैं लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं, आप जैसे मतदाताओं से, यंगस्टर से, पढ़े लिखों से, एजुकेटेड से, वर्किंग प्रोफेशनल से, कि इट्स टाइम यू मेक अ चॉइस। इट्स टाइम यू मेक अ चॉइस, एंड चॉइस की अहमियत को समझते हुए यू चूज द लीडर विच यू एक्सपेक्ट शुड लीड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। भी आप ऐसे नेता को चुनो जो आपके हिसाब से, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भी क्या होगा इस पे मत जाओ, क्या होना चाहिए उस पे जाओ। होगा क्या ये किसी को नहीं पता। ये फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 1 घंटे की बात की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन होना क्या चाहिए। आइडियलिस्टिक कोई एजुकेटेड बंदा है, कोई समझदार बंदे हैं, हम बच्चों को स्कूलों में क्यों भेजते हैं? ताकि उनको खुद चॉइस। टिकट वितरण के समय यदि हाईकमान को प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा परिवार की अहमियत नहीं दिखती है, तो क्या स्टेप रहेगा आपका? देखिए जी, मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो पिछली बारी भी कह रहे थे कि अहमियत नहीं दिखती, अहमियत नहीं दिखती। आप ये बता दें, जितने भी टिकटार्थी हैं, जितने भी पापा की तो आप पुट हिम असाइड, उनके कंट्रीब्यूशन को छोड़ दीजिए। मेरे से ही पुराना कौन है? मेरे से पुराना कौन है? मैं यूथ कांग्रेस से लेके हम लगातार जुड़े हुए हैं, और कोई भी प्रोग्राम, मैं कह रहा हूं ना कि हमारा हम लोगों के बीच में जाएंगे। एक्चुअल जो टिकट है ना जी, लोगों से आवाज निकलती है। शैलजा जी हैं, लोगों की आवाज थी, हाईकमांड ने टिकट ऑफर कर दी। हम लोगों के बीच में जाएंगे, आपके माध्यम से जाएंगे, सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, और एक ही मुद्दा है, एक ही डिस्कशन है इस इलेक्शन के बाद, विधानसभा इलेक्शन की एक ही डिस्कशन होगी कि वोट तो दो हकदार को। वो मैं नहीं कहता कि मेरे मुंह से मैं नहीं कह रहा कि मैं हकदार हूं, एक ओपन क्वेश्चन है टू द पब्लिक कि वोट हकदार को, टिकट वफादार को। तो वफादारी मान ली जाए हुड्डा के प्रति, जो वफादारी प्रहलाद सिंह हुड्डा साहब के प्रति, पार्टी के प्रति, पार्टी के इतने 10 सालों से कोई भी आयोजन हुआ है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हुआ है, छोटा प्रोग्राम हुआ है, कोई धरना हुआ है, कोई प्रदर्शन हुआ है, आप हर चीज के पार्ट रहे हैं, क्योंकि बिना प्रेस तो हम कुछ है ही नहीं। आपको हमने हमेशा रीच आउट किया है। आप अपने खुद दिल से पूछ लीजिए, आप खुद उस चीज को जवाब देंगे कि पिछले 10 साल से इस इलाके में अगर किसी ने संघर्ष कांग्रेस पार्टी के पटल पर और कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए अगर किसी ने किया है, आप खुद जवाब दे दीजिए, आनंद वीर कुछ नहीं बोलेगा। फतेहाबाद के मौजूदा विधायक दुडाराम के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? मैं कहता हूं कि फतेहाबाद के पॉलिटिकल इतिहास में, गवर्नेंस के इतिहास में ये सबसे बुरा दौर जनता ने देखा है। पार्टी के चुनी हुई एक तरीके से, कि जिस पार्टी की सरकार है आज, उससे वो बतौर विधायक यहाँ पर हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, मौका प्रस्ती करके पार्टी में गए तो लोगों ने सोचा कि भी पूछ भी अच्छी होगी, जो रातों रात आके टिकट ले गया तो पार्टी में तो पूछ लाजमी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है और एक आउंस ऑफ डाउट भी नहीं है कि ये सबसे बुरा दौर, खास तौर पर अगर हम शहर की बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं, नगर परिषद के जिस हालात में आज दुडाराम जी की जिद ने, उनकी कोठरी ने, जो आप कहते थे ना कि जो 5-10 लोगों में घिरे रहते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे इर्द गिर्द नहीं हुआ करता था। जो कोठरी आज वहां पे घूम रही है, किस तरीके से सरेआम खुलेआम उन लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं कि भी व्यापारियों से वसूली करी जा रही है, किस तरीके से नगर परिषद में जबरन ठेके जो हैं वो हड़पे जा रहे हैं, किस तरीके से कि पैसे का जो नगर परिषद में जो बजट है उस तरीके को बिना एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले शहर के चुने हुए हमारे चेयरमैन को लगातार जो है उसको दबाया, उसी पार्टी के हैं वो भी, लगातार उनको दबाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। और जो ये दौर जो यहाँ पे शहर देख रहा है, भ्रष्टाचार एकदम नंबर 1 है, कब्जे
हर चीज जो जो मैं कह रहा हूं ना कि जिन चीजों की नहीं होनी चाहिए वो सारी घटनाएं घट रही है। गांव में आप जाके देखिए, जितनी खिलाफत आज अशोक तंवर जी की है उतनी ही खिलाफत दूडाराम जी आने वाले दिनों में झेलेंगे और अभी भी झेल रहे हैं। 4.5 इतने साल का एक बात हूं, सबसे बुरा दौर जो आपने किसान आंदोलन की बात करी कि वो इस स्तर पर भी चले गए कि 18 दिन से लगातार किसान धरना कर रहे हैं, लेकिन दूडाराम जी को उस समय भी उसी जगह पे भट्टू में धरना चल रहा है 18 दिन से, और वहां जाके जबरन उन्होंने लोगों से 2 जगह केक तक कटवाने का काम किया। मतलब कि जले पर नमक छिड़कने तक का भी जो अगर कहीं मौका मिला है ना लोगों के, तो वो भी उन्होंने करा है। दूडाराम जी के खिलाफ कोई पब्लिकली आवाज नहीं उठाते हैं आप लोग? कहीं ऐसा तो आवाज नहीं है भाई कहीं दूडाराम जी कांग्रेस में आ जाएं, रातों रात टिकट ले आए और प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा को जय जयकार करनी पड़े? दूडाराम जी 2009 में कांग्रेस में ही थे, 2004 से 9 में वो विधायक रहे, 2009 में कांग्रेस में थे। उनकी हमने जो उनको कैंडिडेंसी दी थी, उनको टिकट दी थी, उसको हमने चैलेंज किया। पूरा इलेक्शन दूडाराम जी के नाम पर ही लड़ा गया, उनकी कार्य प्रणाली पर लड़ा गया, उनके व्यक्तित्व पे, उनके वर्किंग स्टाइल के ऊपर लड़ा गया, उन्हीं के खिलाफ लड़ा गया। आप अगर उस कैंपेन को अगर आप देखोगे, कोई भी वीडियो, धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति का वो चुनाव था। उसके बाद में भी कहीं पर भी मौका मिला है, कहीं भी डिबेट हुआ है, कहीं भी डिप्लोमेट, कहीं पे आप सवाल करोगे, जहां कहीं कोई भी, मैं बता रहा हूं ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं है भी जहां पे सरकार के खिलाफ दूडाराम जी के लाल टोपी प्रकरण हुआ तो वहां पे हम तैयार थे, हर जगह। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको मैं बताता हूं कि भी खिलाफत और क्या होती है, खिलाफत तो मुद्दों की है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी क्या खिलाफत करूं, क्यों करूं, किसी की भी क्यों करूं? इन दिस रिस्पेक्ट मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता हैं, जो बात है। लेकिन जहां कहीं भी उन्होंने कोई भी लैप्स किया है वहां पे हमने एक्सपोज किया है, हमने बात करी, हमने चर्चा करी, हम लोगों के बीच में गए, हमने सवाल किया है, और खिलाफत के तौर पे खिलाफत। और मैं कह रहा हूं कि भी किसने चैलेंज किया था? पापा वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये साहस दिखाया था कि मैं इंडिपेंडेंटली आने वाली सरकार थी, कांग्रेस आ रही थी, वापस भी आ रही थी, पर पापा ने फिर भी उनकी कैंडिडेसी को चैलेंज किया। आज से पहले किसी ने चैलेंज नहीं किया, दूडाराम जी को हमने किया और हम करते रहेंगे। रही बात अगर दूडाराम जी कांग्रेस की टिकट ले जाएंगे तो 2014 के बाद में तो वो लगा, 2009 में भी उन्होंने प्रयास किया, मजबूरन हजका में जाना पड़ा, हजका से वापस कांग्रेस में आके प्रयास किया, फिर उनको बीजेपी में जाना पड़ा। वो तो पिछली बार भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। साहब, मौका परस्त लोगों के जो वकील होते हैं ना जी, वो भी मौका परस्त ही होते हैं। और जो विश्वास मत जो किसी का मिलता है ना, जो एक खुंटा जो मजबूत होता है ना, तो वो जो है, वो खुंटा जो है, वो उसको पकड़ने वाला जो मौका प्रस्त नहीं करता ना, उसके वकील भी मजबूत होते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि हमारी टिकट खेल सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी सबके रिलेशन मौके के हैं, वक्त की नजाकत को देख के रिश्ते बनाते हैं। हमारा जो रिश्ता है, मैं आपको कह सकता हूं, वैसे तो ये घटना घटनी नहीं कि अगर 5 साल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में नहीं आए ना, तो हम उनके साथ वैसे 5 नहीं 10 साल 15 साल 20 साल भी अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं ना, तो प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा जी का परिवार जो है ये सुनिश्चित करेगा कि हम उनके साथ संघर्ष करने को तैयार हैं। बाकी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये तो जिन्होंने बनाया था उनके ही नहीं हुए, जिन्होंने इन्हें बनाया था, जिनके नाम से इनकी पहचान है, उनको ही 2-2 बारी छोड़ चुके हैं। आप बता दो, तो भरोसा कौन करेगा? अगर मैं मेरे पिता का नहीं हो सका, और अगर तरुण गोयल जी मेरे को ट्रस्ट करें, तो आप ही गलती कर रहे हो। अगर तरुण गोयल जी समझदार हैं तो आप मेरे लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखोगे। नशे की बात करूं तो फतेहाबाद जिले की बात छोड़ दीजिए, पूरा हरियाणा है नशे से जो है सरोबार नजर आ रहा है। किसका फेलियर मानते हैं साहब? गवर्नमेंट एट लार्ज बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का। और फतेहाबाद जिले की अगर हम बात करें, नशा अकेला नहीं है, नशे ने एक और प्रॉब्लम को दिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बड़ी बुरी हो गई है। भी एक आम बहन बेटी घर से बाहर निकलने के लिए दिन में, एक रात के अंधेरे में कोई निकल रहे हो, आपको कोई डर लग रहा है कि कोई देख नहीं पाएगा, कोई स्नैचिंग करने की हिमाकत कर पाता है, दिन दाड़े चेन स्नैचिंग आदमियों की हो जाए, अंगूठियां तक निकाली जा रही है। तो नशा केवल नशा प्रॉब्लम नहीं है, नशे के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हमारे यहाँ पे गड़बड़ाई है, केवल और केवल इस चीज के पीछे जो सबसे मुख्य जो कारण है, वो हमारी जो लचर जो एक तरीके से जो कानून व्यवस्था है, उसके पीछे कई कारण है। तो भाजपा की सरकार है, उनकी एक
एक कंप्लेसेंट है वो इस चीज़ को लेकर कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती रहती हैं, होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बारी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे, उससे पहले भी कहीं ना कहीं चौटाला साहब के राज में आखिरी में 2005-6 में ऐसे हालात बन गए थे हरियाणा में, सरेआम फिरौतियाँ मांगी जाती थी। लगभग 33 से 40% जो फरीदाबाद क्षेत्र में हमारे इलाके में यहाँ पे उद्योग स्थापित हुए थे उनके पलायन हो चुका था। तो हुड्डा साहब ने आते ही सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित किया, और वो भी हमारी वो विजन का पहला पार्ट है कि भी हम हमेशा चाहेंगे कि फतेहाबाद शहर में, फतेहाबाद इलाके में, फतेहाबाद जिले में और हरियाणा में हरियाणा वासी अपने घर से निकलने से पहले सोचे ना, कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी, कोई मेरी माता घर से निकलने से पहले उसके माँ बाप को ये डर ना हो कि भी वो उसको कोई चेन स्नैचिंग टाइप घटना उसके साथ घट जाएगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले नशों को रोकना पड़ेगा। और ये जो दूसरी काला बाजारी, जिस तरीके से ये सट्टा, ये सारा सिस्टम, ये भी बहुत ज्यादा इंग्रेस कर रहे हैं। एक मौके की छोटे समय के गेन्स के लिए युवाओं को इसमें फंसाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनके परिवारों के साथ जो एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत बड़ी ठगी हो रही है। और जो बेरोजगार पहले से फ्रस्ट्रेटेड युवा जो है वो मजबूर कुछ ना कुछ जिंदगी में हासिल करने के लिए, एक ये जो दौर चल रहा है मटीरियलिज्म का कि भी ये फलाने ऐसी शर्ट, फलाने ऐसी बाइक, फलाने ऐसी गाड़ी चढ़नी है, उस होड़ में जल्दी भागने के लिए, इजी मनी के लिए जो सट्टे का भी एक बहुत बड़ा जाल जो हमारे इलाके में बुना जा रहा है, इससे भी निजात पाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे इलाके के जो मध्यम वर्गीय, चाहे अच्छे घरों के हैं, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, वो इन झांसों में ना आके अपने परिवार की एक अच्छे राह पर चल के सेवा करें, अच्छे काम करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। उसके लिए जो है कांग्रेस सरकार जो केंद्र में जैसे जो अब चुनाव चल रहा है उसके लिए भी विभिन्न गारंटियां और उनके ऊपर चर्चा कर रही है, तो उस पर ऐसा लेके आएंगे। आप फतेहाबाद से युवा कांग्रेस नेता आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा को सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनावों बोलते हुए कहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जो भाजपा के उम्मीदवार को करारी मात देने का ब्योत रखती है। वहीं आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा ने बोलते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इस बार विधानसभा चुनाव में वह भी टिकट के दावेदार है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वोट हकदार को और टिकट वफादार को, उन्होंने जो पिछले 15 सालों से पार्टी के प्रति वफादारी निभाई है, उनकी वफादारी को देखते हुए करीब आधा दर्जन टिकटार्थियों में से सबसे मजबूत दावेदारी उनकी है। वहीं आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि 2009 से 2014 के कार्यकाल में जो उनके पिताजी ने काम किया है वह काम आज शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी बोलता है। चाहे स्वास्थ्य कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, वहीं सबसे बड़ी सौगात जो फतेहाबाद वासियों को दी थी, नहरी पानी की दी थी, जिसके बाद से फतेहाबाद के रास्ते जो है हमेशा से ठीक रहा है। वहीं आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा ने बोलते हुए कहा है कि इस बार वोट की चोट से जो है सरकार बनने जा रही है। यह तो आने वाली 4 जून को सामने आ जाएगा कि आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा के दम है और कांग्रेस 10 की सीटों में से कितनी कर सकती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद।